हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। हमारी आज की वीडियो है इसके बारे में। ये है 1 मीटर का स्केल और आज के वीडियो का नाम है 1 मीटर की कहानी। तो इस वीडियो की लंबाई 1 मीटर नहीं है। ये वीडियो है इस बारे में कि आज से लगभग 230 साल पहले फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट्स ने पूरी अर्थ की सरकमफ्रेंस को नापा, ये डिसाइड करने के लिए कि इस मीटर की एग्जैक्ट लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो तुम सोचोगे कि भला इस मीटर की एग्जैक्ट लंबाई में ऐसी क्या खास बात है कि उन्होंने इतना मुश्किल काम किया होगा, पूरे अर्थ को नापा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस जमाने में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन्स, जीपीएस, सैटेलाइट, ये सब चीजें नहीं थी, तब उन्होंने इतना मुश्किल काम कैसे किया कि अर्थ की पूरी सरकमफ्रेंस को नापा। तो ये सब बातें हम तुम्हें बताएंगे आज के वीडियो में, और तुम्हें ये भी समझ आएगा कि इस 1 मीटर की एग्जैक्ट लंबाई में ऐसी क्या खास बात है कि आज की मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी सारी चीजें, उनकी कैलकुलेशन और उनका डेवलपमेंट इस 1 मीटर पे निर्भर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि पुरानी साइंस, हिस्ट्री और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे मिलकर बनी है। तो आज के जमाने में वर्ल्ड के सारे कंट्रीज स्टैंडर्ड मीटर का इस्तेमाल करते हैं चीजों को नापने के लिए, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। सारे देशों में नापने के लिए अलग अलग तरह के मेजरमेंट यूनिट का इस्तेमाल होता था। तो किसी देश में फुट या क्यूबिट या हाथ या टॉयज, ऐसे अलग अलग यूनिट होते थे। लेकिन प्रॉब्लम केवल इतनी नहीं है, एक ही देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में भी फुट की लंबाई या क्यूबिट की लंबाई अलग अलग हो सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर देश में फुट या क्यूबिट या हाथ, इन चीजों की लंबाई इस बात पर निर्भर करती थी कि वहां का राजा का हाथ कितना बड़ा है या पैर कितना बड़ा है। तो इसलिए कभी कोई स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता था। और अगर कोई 1 फुट यूज करता है, दूसरा क्यूबिट यूज करता है, तीसरा हाथ यूज करता है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी किसी को पता नहीं था। लेकिन इससे इतनी बड़ी क्या समस्या है? अब इससे समस्या 2 तरह की थी, एक तो बिजनेस के लिए और दूसरा साइंस के लिए। तो बिजनेस में सोचो कि अगर कोई आदमी कपड़े का बिजनेस करता है, वो कपड़ा बनाता है और वो दूसरे शहरों में जाकर अपने कपड़े को बेचना चाहता है। उसने 200 फुट कपड़ा बनाया, लेकिन जब वो दूसरे शहर में गया तो वहां का फुट तो अलग ही नाप का है, तो उसका कपड़ा कम हो गया। तो इसलिए उसको पता ही नहीं कि उसने जो चीज बनाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितने में बिकनी चाहिए। और साइंस और टेक्नोलॉजी में अलग अलग देशों में अलग अलग साइंस के ऊपर अगर काम हो रहा है, लेकिन अगर उन्हें एक दूसरे के मेजरमेंट यूनिट्स का नहीं पता, तो वो एक दूसरे की मदद से कोई भी काम नहीं कर सकते। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, तो साइंस की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो पा रही थी। सभी कंट्री में जब गवर्नमेंट या राजा जो भी होते थे, वो टैक्स भी वसूलना चाहते थे, और टैक्स वसूलने के लिए भी उनको कोई मेजरमेंट यूनिट चाहिए। केवल फ्रांस जैसे कंट्री में ही जब उन्होंने सर्वे करने की कोशिश करी, तो उनको पता चला कि उनके देश में हजारों अलग अलग तरह के मेजरमेंट यूनिट यूज कर रहे थे, कोई स्टैंडर्ड लंबाई नहीं थी। तो फ्रांस के साइंटिस्ट्स ने सोचा कि हम लंबाई को इस तरह से स्टैंडर्ड बनाएंगे कि वो किसी भी राजा या और आदमी के हाथ या पैर की लंबाई से ना होकर हमारी पूरी पृथ्वी के साइज के हिसाब से डिसाइड हो, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज एक ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूज करें और बिजनेस में और साइंस में अच्छी डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए उन्होंने काम शुरू किया पूरी अर्थ को नापने का। लेकिन ये काम कितना मुश्किल था तुम सोच सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने सोचा कि हम पूरे पृथ्वी की नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की दूरी को नापेंगे, और वो हम नापेंगे फ्रांस में पेरिस शहर से होते हुए। लेकिन इसके लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला कि उनको नॉर्थ पोल पर या इक्वेटर पर जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि हम फ्रांस में ही 2 बड़े शहरों, मतलब सबसे नॉर्थ में डनकर्क शहर और फ्रांस के साउथ में स्पेन है, वहां पर बार्सिलोना शहर, इन दोनों जगहों के बीच की दूरी को बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक तरीके से नापेंगे
और उसके जरिए ही हम ये पता करेंगे कि पूरे अर्थ की गोलाई कितनी है। उसके लिए उन्होंने अपने एकेडमी ऑफ साइंस के 2 सीनियर साइंटिस्ट को चुना जिनको इस तरह का एक्सपीरियंस था और ऐसे एक्सपर्टीज थी। तो ये साइंटिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट जोसेफ डिलैम्ब्रे और पियरे मशेन। इन दोनों साइंटिस्ट को उन्होंने एक को डनकर्क शहर भेजा और दूसरे को बार्सिलोना, और उनका काम यह था कि वहां से ये नापते हुए पेरिस शहर तक आएंगे और पूरी दूरी को बिल्कुल एक्यूरेटली नापेंगे। अब तुम ध्यान से देखो कि डनकर्क, पेरिस और बार्सिलोना लगभग एक ही मेरिडियन मतलब सेम लॉन्गिट्यूड पर है, तो इससे इसको नापने से हम एक्यूरेटली अर्थ की परिधि को नाप पाएंगे। अब तुम सोचो इतनी दूरी को नापना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ये दूरी लगभग 1300 किलोमीटर की है। अगर हम मॉडर्न उसके हिसाब से देखें, उस टाइम पर किलोमीटर तो नहीं था, उस समय पर फ्रांस में टॉयज TOISE टॉयज नाप का यूज होता था, जो कि लगभग आज के हिसाब से 2 मीटर से थोड़ा कम होता है। लेकिन इतनी दूरी को नापना लगभग असंभव जैसा था, क्योंकि बीच में पहाड़, जंगल सब आते हैं। तो उन्होंने मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एक तरीका यूज किया जिसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल, जैसा कि तुम इस स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर है जो कि है जिसकी 3 भुजाएं हैं A, B और C, और 3 एंगल हैं अल्फा, बीटा और गामा, जैसा इसमें दिखाया है। अब अगर इस ट्रायंगल में हम C भुजा को बहुत एक्यूरेटली नाप सकते हैं, क्योंकि मान लो कि ये जमीन पर है और इसमें बीच में कहीं पहाड़ या जंगल नहीं आते, तो हम इसको एक्यूरेटली नाप सकते हैं। और ये जगह ऐसे चुनी जाती हैं जहां पर हम थोड़ा ऊंचा चढ़कर किसी टावर या किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर दूर देख सकें। और इस ट्रायंगल का तीसरा कोना भी ऐसे जगह चुना जाता है जो थोड़ा ऊंचा हो, जहां हम दूर से दूरबीन की सहायता से उसको ठीक से देख सकें। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अगर हमें इसकी C भुजा की लंबाई एकदम ठीक पता हो और अल्फा और बीटा एंगल बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर लिए जाएं, तो हम इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उनको नापने की जरूरत नहीं है। ये काम करने के लिए और इन एंगल्स को बिल्कुल एक्यूरेट नापने के लिए वो एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे जिसको कहते हैं बोर्डास इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिपीटिंग सर्किल। इसके जरिए ये इन अल्फा और बीटा एंगल्स को बिल्कुल एक्यूरेटली नाप सकते थे। तो यही तरीका यूज करके उन्होंने डनकर्क से बार्सिलोना के बीच की लगभग 1300 किलोमीटर की मुश्किल दूरी को लगभग 100 से भी ज्यादा ट्रायंगल में डिवाइड करके नापते गए और इस तरह से उन्होंने पूरी दूरी को नापा और फिर उनके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करके किया। लेकिन ये काम बहुत बहुत मुश्किल था और इस काम को करने में उनको लगभग 7 साल लग गए। इतना समय भला उनको क्यों लगा? क्योंकि बीच में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई। जो साइंटिस्ट पियरे मशेन बार्सिलोना की तरफ गया था, उसको वहां के पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, क्योंकि जो उपकरण वो लोग यूज करते थे ये सब मेजरमेंट करने के लिए, उनको लगा कि ये उपकरण, ये इक्विपमेंट कुछ जासूसी करने के लिए या कुछ हथियार के रूप में ये लेकर आए हैं, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो उनका काम बिल्कुल रुक गया। लेकिन उसके बाद में जब वॉर खत्म हुई तो ये काम फिर से शुरू हुआ और फाइनली 7 साल बाद 1799 तक ये प्रोजेक्ट पूरा करके उन्होंने सारी लंबाई को एग्जैक्टली नापा। लेकिन इस लंबाई से उन्होंने पूरे अर्थ की सरकमफेरेंस को कैसे नापा? तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि डनकर्क 51.03 डिग्री नॉर्थ मतलब इतने लैटिट्यूड पर है और बार्सिलोना 41.39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। तो अगर हमें इनका लैटिट्यूड पता है और इनके बीच की दूरी पता है, तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक टोटल दूरी कितनी होगी, और वो दूरी हो जाएगी टोटल सरकमफेरेंस का 1/4। और ये जो दूरी निकल कर आई, इसको उन्होंने मान लिया कि ये है 10,000 किलोमीटर। तो उन्होंने नया एक मेजरमेंट यूनिट बनाया जो कि इस पूरी दूरी का 10 मिलियन मतलब 1 करोड़वां भाग था, उसको हम मीटर कह सकते हैं। तो इस पूरी दूरी में 1 करोड़ मीटर है या 10 मिलियन मीटर
या उसको 10,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और तुम सोचो कि उस जमाने में उन्होंने ये काम कितनी एक्यूरेसी के साथ में किया कि उनकी मेजरमेंट 99.98% एक्यूरेट थी। मतलब आज के ज़माने में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट ने सैटेलाइट और जीपीएस की मदद से इस दूरी को नापा तो देखा कि इसमें केवल 1 मीटर में 0.2 मिलीमीटर की गलती थी। मतलब 0.2 मिलीमीटर हुआ हमारे ह्यूमन हेयर, हमारे बाल की मोटाई के बराबर। तो सोचो उन्होंने ये काम उस जमाने में इतनी एक्यूरेसी के साथ में भला कैसे किया होगा, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये फाइनल कैलकुलेट करने के बाद अब उनका अगला चैलेंज था इस स्टैंडर्ड मीटर की लंबाई को दुनिया के हर देश में पहुंचाना, जिससे कि हर देश एक ही मेजरमेंट यूनिट को यूज करे और अलग अलग ना करे। तो उन्होंने इस एग्जैक्ट लंबाई की प्लेटिनम धातु की ऐसी छड़ बनाई जैसी तुम यहां देख रहे हो, और उसको धीरे धीरे करके दुनिया के सारे देशों में भेजा और उनसे कहा कि आप लोग इस मीटर को इस्तेमाल करें अपने यहाँ की लंबाई को नापने के लिए। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि हर देश अपनी अपनी ईगो में रहता है। नहीं, हम तो अपने हिसाब से यूज करेंगे। दूसरे देशों ने सोचा कि अरे ये मीटर तो तुमने फ्रांस में नापा है तो हम इसको अपने यहाँ क्यों यूज करें। लेकिन और कोई देश इतना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके सारे कंट्रीज ने ये स्टैंडर्ड मीटर, किलोमीटर को यूज करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई मेट्रिक सिस्टम की। मतलब किलोमीटर नापना है तो मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, छोटी डिस्टेंस नापना है तो सेंटीमीटर मतलब मीटर को 100 से डिवाइड कर लो, उससे भी छोटा नापना है तो मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो सारी चीजों का मेजरमेंट एकदम स्टैंडर्ड हो गया। इससे पूरे वर्ल्ड में न केवल बिजनेस में बट साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत मदद मिली और आज पूरी दुनिया इस मीटर को यूज कर रही है। और केवल लंबाई नापने के लिए ही नहीं, बाकी चीजें भी जैसे कि वेट तोलना या किसी लिक्विड का वॉल्यूम नापना, इन सब चीजों के लिए भी उन्होंने मीटर से ही ऐसा तरीका निकाला कि और चीजें भी एकदम स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट बन जाए। उसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे एक अगले वीडियो में। सोचो अगर ये स्टैंडर्ड मीटर ना होता और हर देश में या हर शहर में अलग अलग मेजरमेंट यूनिट का इस्तेमाल होता तो आज की डेट में तुमको क्या प्रॉब्लम आती। कुछ मजेदार प्रॉब्लम ऐसी सोचकर बताओ और नीचे कमेंट्स में लिखो। और अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई बात ठीक से समझ नहीं आई या इससे रिलेटेड तुम कुछ और भी सवाल पूछना चाहते हो तो भी मुझे जरूर बताना इस वीडियो पर कमेंट करके। तो कैसी लगी तुमको ये 1 मीटर की कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी मजेदार साइंस वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।